हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग ब्लड की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो ब्लड की स्ट्रक्चर में हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में स्टडी किया, डब्ल्यूबीसी के बारे में, आरबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। अब जो मैंने कल आपको टॉपिक पढ़ाया था प्लेटलेट्स, तो उसमें मैंने बताया था कि ब्लड क्लोटिंग के लिए हेल्पफुल है। अब ब्लड क्लोटिंग के लिए हेल्पफुल है तो उसकी प्रोसेस क्या रहती होगी, ब्लड क्लोट किस टाइप से बनता होगा, तो उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो आज हमारा क्या टॉपिक है, ब्लड क्लोटिंग। अब ब्लड क्लोट बनेगा कहाँ, ठीक है। मान लो हमें यहाँ पे कोई इंजरी हुई है, हमें यहाँ पे कोई चोट लगी है। अब यहाँ पे जो चोट लगी है, चोट लगने के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद में उसके ऊपर वापस, जिसको हम क्रूट बोलते हैं, वो हो जाएगा कि वापस है उस पर क्लोट बन जाएगा, वो खून है वो बहना रुक जाएगा, उसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। तो अब इसका हम एक प्रॉपर टाइमिंग, जैसे आप लोग कॉलेज की हायर स्टडीज करेंगे तो उसमें आपके प्रैक्टिकल्स भी रहेंगे ब्लड से रिलेटेड, कि ब्लीडिंग टाइम कितना रहेगा, उसका क्लोटिंग टाइम कितना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ब्लीडिंग टाइम, नॉर्मली कोई भी इंजरी होती है, कोई भी हमें चोट लगती है तो उसकी नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम है वो रहती है 1 to 3 मिनट, नॉर्मली टाइम है। उसके अलावा हमको क्लोटिंग टाइम की बात करें तो 2 से 8 मिनट के अंदर उसका क्लोट है वो बन जाता है। आप लोगों ने एक जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम सुना होगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर कि चोट लग जाए तो चोट पे क्लोट नहीं बन पाता, उसका खून है वो बहना रुकता नहीं है, और खून यदि बहना नहीं रुकेगा तो हम जानते हैं कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हीमोफीलिया डिजीज होती है। हीमोफीलिया डिजीज 3 टाइप की होती है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। अब इस हीमोफीलिया के बारे में मैं आपको जब डिजीज वाले टॉपिक पढ़ाऊंगी तब मैं इसको आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगी। तो हम बात करें यहाँ पे, ब्लड फ्लोज फ्रॉम कट बट आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स ऑटोमेटिकली। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कट लगा है उससे ब्लड फ्लो हो रहा है और ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम के बाद में वो क्या हो जाता है, अपने आप रुक जाता है। तो वो जो ऑटोमेटिकली रुकने वाली प्रोसेस है वो क्या है, ब्लड क्लोटिंग है। अब ये जो क्लोट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो थ्रोम्बस और एक यहाँ पे एम्बोलस। अब ये जो थ्रोम्बस क्लोट है वो स्टैटिक है, स्टैटिक का मीन्स हो गया वो स्थिर है, और ये जो एम्बोलस है वो क्या है, मूविंग, मतलब गतिशील है। अब मानो कि हम थ्रोम्बस क्लोट की बात करें तो थ्रोम्बस क्लोट है वो स्थिर है, और स्थिर होगा तो वो क्लोट बनते बनते क्या करेगा, ब्लड वेसल में स्थिर हो जाएगा, और ब्लड वेसल में स्थिर होते हुए वो ब्लड जो वेसल है वो क्या हो जाएगी, वहां से वर्क नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ब्लॉक हो जाएगी जो ब्लड वेसल है। तो ब्लड वेसल के ब्लॉक हो जाने के बाद में यदि हम बोले कि यही ब्लड वेसल है वो हार्ट तक जा रही थी, मतलब कोरोनरी जो हम लोग धमनी बोलते हैं, उसमें यदि ब्लॉकेज आ जाए तो हमें हार्ट अटैक हो जाता है। यदि हम बात करें कि यदि वही क्लोट है वो ब्रेन तक जाने वाली किसी वेसल में हो जाए तो हमें पैरालिसिस जैसी कंडीशन है उसको फेस करना हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टैटिक की बात करें, देन हम बात करें एम्बोलस क्लोट। तो एम्बोलस क्लोट है वो होता है मूविंग, वो क्या होता है, ब्लड के साथ में डिजोल्व हो जाता है और एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकता है। ये इससे ज़्यादा क्या है, हानिकारक है। अब जो आपके क्वेश्चन बनने वाली बात है कि आप पूछोगे कि मैम इस चैप्टर से टॉपिक से है क्वेश्चन कैसे आएगा, तो ये सारे चैप्टर्स है वो तो 4 नंबर वाले हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन सारे कितने नंबर के बनते हैं, 1 नंबर के बनते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है, इस टॉपिक में जो सबसे फेमस क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि ब्लड क्लोटिंग के लिए हमारी बॉडी में कितने फैक्टर्स है वो उत्तरदायी हैं। तो हमारी बॉडी में कितने फैक्टर्स रहेंगे, जो 13 फैक्टर है वो रेस्पॉन्सिबल है। अब ये 13 फैक्टर्स के आपको यहाँ पे लिस्ट भी शो हो रही होगी, ठीक है। अब हम बात करें जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो 13 है। आपको एक क्वेश्चन तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, क्लोटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। डेफिनेशन नहीं पूछते कि ब्लड क्लोट की डेफिनेशन बताओ, आप नॉर्मली है अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि जो हम लोगों ने विटामिन पढ़े थे तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि विटामिन के है वो रक्त स्कंदन में सहायक है, जो ब्लड क्लोटिंग में सहायक है, ठीक है। तो क्लोटिंग फैक्टर में जो यहाँ विटामिन जो काम आएगा वो कौन सा होगा, विटामिन के। उसके बाद हम बात करें कि ब्लड क्लोटिंग में फैक्टर जो मिनरल है, मिनरल कौन सा काम आएगा, तो मिनरल काम आएगा कैल्शियम। तो अब कैल्शियम के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हम लोगों ने एक टॉपिक और पढ़ा था, वहाँ पे भी कैल्शियम सहायक था, कैल्शियम सहायक फैक्टर था कॉन्ट्रैक्शन में। अब आगे आप समझ गए होंगे किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप
ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम मिनरल है वो सहायक रहेगा। उसके बाद में ये सारे के सारे फैक्टर्स है वो प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, वो सारे के सारे प्रोड्यूस होते हैं लीवर में। तो लीवर टॉपिक भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करें, दीज फैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन रोमन नंबर। हम आपको मैं आपको एक जो डायग्राम है वो अवेलेबल करवा दूंगी इंस्टाग्राम पे। उस डायग्राम में आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे रोमन नंबर्स लिखे हुए होंगे और इस टाइप से एक टेबल बना हुआ होगा, ठीक है। वो टेबल अभी है माने नहीं माना जाता कि हम लोग सिर्फ ये जो इतने से नाम है, 3 नाम पढ़ने से ही हमारा काम चल जाएगा। सारे नाम हमें याद करने की जरूरत नहीं है और सारे रोमन नंबर्स है वो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है वो सिर्फ इतने से सफिशिएंट आपको बन जाता है। एनसीईआरटी में भी यही सिस्टम है और बाकी आपको नीट के सिलेबस में देखे या फिर आपको यहाँ बोर्ड के सिलेबस में देखे तो आपको ये यहाँ पे कैस्केड थ्योरी है, उतने ही 3 स्टेप है वो पूछे जाते हैं। लेकिन अपने वो नाम है वो 13 के 13 है वो ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ मैं बात करूँ कि ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं वो रोमन नंबर में रिप्रेजेंट किए हुए होंगे। रोमन नंबर आपको सबको ध्यान में ही है कि 1 को इस टाइप से 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने होंगे 13 होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट टू लेके जो 13 है उन फैक्टर्स के बारे में। अब यहाँ जो फैक्टर्स के नाम याद करने हैं हमें, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रहेगा वो रहेगा फाइब्रिनोजन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखे हुए नाम दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको हिंदी में लिखे हुए नाम है वो अवेलेबल करवा दूंगी और हिंदी में भी मात्रा लगा के सेम यही नाम लिखे हुए होंगे। ऐसे नहीं है कि हिंदी में नाम हो उनका कुछ अलग है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैम हिंदी मीडियम का अलग करो, इंग्लिश मीडियम का अलग करो, ये काफ़ी कॉमेंट्स आ रहे हैं मेरे को। तो ये फाइब्रिनोजन। देन हम सेकंड की बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन, उसके बाद में थर्ड की बात करें तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। फर्स्ट याद कीजिए फाइब्रिनोजन, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड है थ्रोम्बोप्लास्टिन। फर्स्ट फाइब्रिनोजन, सेकंड हमारे प्रोथ्रोम्बिन और थर्ड है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन। काम यही खत्म हो जाता है। हम लोग जो बोल रहे हैं कि हमें 3 स्टेप में इसकी मैकेनिज्म पढ़नी है, उन 3 स्टेप में सिर्फ हमें ये 3 ही नाम ध्यान में रखने पड़ेंगे, एक तो फाइब्रिनोजन, एक प्रोथ्रोम्बिन, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन। इन तीनों नाम से याद रखने से भी हमारा ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम है वो कंप्लीट हमें लर्न हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कैल्शियम प्लस प्लस। अब जो कैल्शियम है ये क्या है, कोफैक्टर है, मीन्स हर एक फैक्टर को एक्टिव करने के लिए हमें कोफैक्टर के रूप में जो काम आ रहा है वो क्या है, कैल्शियम है, ठीक है। तो आपको टोटल 4 ध्यान में रखने हैं, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और या कैल्शियम आयन। उसके बाद में जो फिफ्थ है वो है प्रोएसिलिन, ठीक है। फिर 6 है वो एसिलिन। अब एसिलिन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो इसको हम लोग क्रॉस में लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में प्रो कन्वर्टिन, ठीक है। उसके बाद में हम एट की बात करें AHG, चाहे तो आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए चाहे फुल फॉर्म में। आपने AHG याद कर लिया, AHG याद कर लिया तो उसको याद करना पड़ेगा एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन। अब जो हीमोग्लोबिन ए है, हीमोग्लोबिन हीमोफिलिक ए है, हीमोफिलिक डिजीज है उनमें होती है जिनमें ये फैक्टर अब्सेंट होता है। एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन है वो अब्सेंट होने के कारण हीमोफिलिक ए है वो होता है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम लोग बात करें यहाँ पे हमारे 9th फैक्टर की, तो 9th फैक्टर है क्रिस्मस फैक्टर, ये होता है हीमोफिलिन बी में, ठीक है। उसके बाद में हम 10th की बात करें स्टुअर्ट फैक्टर है। उसके बाद 11th है वो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एसिडेंट। अब यहाँ पे जो ये PTA है, PTA हीमोफिलिक सी के लिए, थर्ड के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से हीमोफिलिक ए, हीमोफिलिक बी और हीमोफिलिक सी, तो इस टाइप से ये तीनों टाइप है, उनसे हमें पता चल जाता है कि कौन सा फैक्टर प्रेजेंट नहीं होने के कारण हमें ये डिजीज हो रही है। उसके बाद में हम 12th फैक्टर की बात करें तो हैगमैन फैक्टर, इजी नाम है इसका। और जो 13th फैक्टर है वो है FSF फैक्टर, इसमें होगा फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अब ये तो मैंने आपको नाम बोल दिए, तो आप लोगों को लग रहा है कि मैम सामने तो लिखे हुए थे सारे के सारे आपने बोल दिए, तो मैम ऐसे याद नहीं होंगे। तो आपको ये 4 नाम तो एनी हाउ आप लोग रटो, कुछ भी करो, कोई भी ट्रिक बनाओ, आप लोगों को ये 4 नाम तो है अच्छे से याद करने पड़ेंगे। और यदि आप आगे के लेवल तक इनको अच्छे से याद रखना चाहते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कोई भी 4 जैसे ऑप्शनल जो एग्जाम होंगे उनमें कोई भी 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शन इनमें से दे देंगे और एक अलग सा कोई नाम, क्योंकि वही है कि बायोलॉजी में मुझे पता है कि बहुत अजीबोगरीब नाम होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे कोई भी नाम एक उठा के साथ में रख दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये नाम हमारे फैक्टर्स में था कि नहीं था। एक तो आपको ध्यान में रखना है एसिटिलीन को फैक्टर में यदि पूछा जाए या नहीं पूछा जाए फिर भी इसको क्या करना है, रिजेक्ट ही करना है, ये फैक्टर्स में नहीं माना जाता अभी। ठीक है, अब इनको याद करने के लिए एक जो ट्रिक है वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब मैं ट्रिक आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस साइड की और इस साइड की बात करें। ठीक है, तो एक चंद्रशेखर हॉस्पिटल है, एक पुराना सा हॉस्पिटल है जिसका नाम क्या है, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर आपको ध्यान में रह जाएगा। और एक पुराना सा हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल है कहाँ, फरीदाबाद में। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा चंद्र सी, शेखर एस, पुराना पी, एच हॉस्पिटल और है कहाँ, फरीदाबाद में एफ। तो ये सीक्वेंस ध्यान में रखने के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा चंद्रशेखर पुराना हॉस्पिटल फरीदाबाद। याद हो गया, चंद्रशेखर पुराना हॉस्पिटल फरीदाबाद। ठीक है, तो ये इस टाइप की एक ट्रिक देखी थी मैंने, तो मैं सोची आपको बता देती हूँ कि आपको ये नाम याद करने के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, चंद्रशेखर पुराना हॉस्पिटल फरीदाबाद। उसके बाद में हम लोग इधर बात करें तो इधर बात करने के लिए हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि चंद्रशेखर जो पुराना हॉस्पिटल है उसमें कैंसर का ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छे से होता है, मतलब एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है जो कैंसर का वो वहीं पे पॉसिबल है। तो उसके लिए आपको इस साइड की जो ट्रिक है वो इजीली बन जाएगी, फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, प्लीज अराइव और सून इट। ठीक है, ये आपको लाइन प्रॉपर बनाने के लिए तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, साथ में नोट कर लीजिएगा। फाइब्रिनोजन के लिए मैंने 4 यूज किया है के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, फॉर फाइब्रिनोजन प्रॉपर इलाज करने के लिए तो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन, फिर यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन के लिए ट्रीटमेंट, फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सीए, कैंसर की स्पेलिंग भी सीए से शुरू होती है। कैंसर प्लीज पी से शुरू हो रहा है, प्लीज अराइव आइए। ठीक है, प्लीज अराइव, ये पीए पापा, इस टाइप से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पापा याद करते हैं तो पीए पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रो एसी पीए और यहाँ पे क्या है, प्रो CON। ठीक है, प्रो कॉन। ठीक है, तो यहाँ पे पीए वाली स्पेलिंग पहले आएगी और PCA वाली स्पेलिंग है वो बाद में आएगी। तो इस टाइप से आप ध्यान में रख सकते हैं कि फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर प्लीज अराइव सून इट जो चंद्रशेखर पुराना हॉस्पिटल फरीदाबाद। तो इस टाइप से आप ये ट्रिक्स से 13 के 13 फैक्टर्स है वो अच्छे से लर्न कर सकते हैं। और आपको मेजरली जो मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ कि मेजरली आपको जो लर्न करना है वो सिर्फ ये 4 फैक्टर लर्न करने से भी आपका काम है वो बन सकते हैं। तो आप ये 4 फैक्टर्स अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके लिए जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसमें कौन सा विटामिन काम आएगा, विटामिन के। मिनरल कौन सा काम आएगा, कैल्शियम। प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, लीवर में। टोटल फैक्टर्स कितने हैं, 13। तो इस टाइप का आप जो इस साइड है वो आपको बोर्ड की समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, उसके बाद हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग है तो ब्लड क्लॉटिंग की जो क्रियाविधि है उसके अंदर जो सबसे बेस्ट थ्योरी है, हमें पता है कि हम लोग साइंस के जितने भी थ्योरीज पढ़ते हैं उस थ्योरीज में बहुत सारी थ्योरीज दी हुई होती है, उनमें से कुछ अमान्य हो जाती है और कुछ मान्य होती है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे मान्य थ्योरी है वो है कैस्केड थ्योरी। ठीक है, एंजाइम कैस्केड थ्योरी है वो सबसे ज्यादा मान्य है, जिसको किसने दिया था, मैकफर्लिन ने और उसके कोवर्कर्स ने। तो मैकफर्लिन ने एक थ्योरी दी थी एंजाइम कैस्केड थ्योरी, जो हमारे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग कहलाती है। इसमें प्रॉपर उन्होंने सिर्फ 3 ही स्टेप बताए थे और 3 स्टेप में आप ध्यान में रखना, सिर्फ ये 3 ही नाम आएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा लर्न करने के लिए। अब ये जो 3 नाम है तो 3 नाम किस टाइप से हैं। फर्स्ट है रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, देखिए थर्ड फैक्टर है। उसके बाद में कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन हमारा सेकंड। उसके बाद में ये कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, तो ये फाइब्रिनोजन। तो ये जो तीनों है यही तीनों उल्टी साइड से, ठीक है, यहाँ पे उल्टा लिखिए तो यहाँ पे ये 3 मेथड 3 स्टेप्स है वो बन जाते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करें तो हम बात करते हैं कि हमारी कोई भी चोट लग जाती है, हमारी कोई भी चोट लगी, उस चोट को कवर करने के लिए, उस चोट को मतलब क्लॉट बनाने के लिए, उस पर कुरूंठ आता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा,
कि जो इंजर्ड टिश्यू है जहाँ पे हमें लगी है, ठीक है, वो भी वर्क करेंगे और उसके साथ में आसपास में पाई जाने वाली जो प्लेटलेट्स है वो भी वर्क करेगी। दोनों हेल्प करके यहाँ पे क्लोट बनाने का काम करेंगे। तो देखिए आप कैसे करेंगे कि इंजर्ड टिश्यू है, ये स्टेप वाइज समझा रही हूँ मैं, स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ मैंने मेंशन किया है। तो स्टेप फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहले जो इंजर्ड टिश्यू है, इंजर्ड टिश्यू क्या करेगा, एक्सो, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहरी, ठीक है। तो इंजर्ड है तो हमें बाहर ब्लड दिखाई दे रहा होगा, तो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन है वो सिक्रेट करेगा कौन, इंजर्ड टिश्यू, ठीक है। उसके बाद में जो अंदर वाली जो प्लास्टिक ये प्लेटलेट्स थी वो क्या करेगी, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन है उसको सिक्रेट करेगी। अब ये जो दोनों है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दोनों प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में और कैल्शियम के साथ में, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में और कैल्शियम के साथ में मिलकर क्या बनाएगी, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनाएगी। मैंने आपसे एक बात कही थी कि यदि कोई भी एंजाइम बनता है तो एंजाइम के पीछे क्या लिख जाएगा, ASE, ठीक है, एंजाइम बन जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या फॉर्मेट हो गया, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है वो एंटी हिपेरिन है। एंटी हिपेरिन का मतलब कि हिपेरिन है, हिपेरिन ब्लड को जमने नहीं देता, ब्लड का इसके अंदर नहीं होने देता, कहाँ, ब्लड वेसल्स के अंदर। लेकिन बाहर वाली साइड में जब क्लोटिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में कौन काम आएगा, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है वो एंटी हिपेरिन है, क्लियर। देन हम बात करें कि जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट जो प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जो इनएक्टिव है। अब इस इनएक्टिव को एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल रहेगी, क्लियर। यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन जो मैंने लिखा ना, ये कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन है जो इनएक्टिव है, असक्रिय है, उसको सक्रिय थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन हेल्पफुल रहेगा, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, क्लियर। देन हम बात करें यहाँ पे कि थ्रोम्बिन है वो एक्टिव हो गया। अब थ्रोम्बिन क्या काम करेगा, थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन एक सॉल्युबल प्रोटीन है, ठीक है, फाइब्रिनोजन एक सॉल्युबल प्रोटीन है, उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम है वो किसका रहता है, हमारे यहाँ पे थ्रोम्बिन का रहेगा, क्लियर। उसके बाद में थ्रोम्बिन है वो इसको फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। और फाइब्रिन यहाँ पे क्या है, एक नेटवर्क ऑफ फाइब्रस मटेरियल, जो फाइब्रस मटेरियल्स है उनका एक नेटवर्क है जो फाइब्रिन कहला रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रह जाएगा, पहला थ्रोम्बोप्लास्टिन वर्क कर रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बना रहा है, फिर प्रोथ्रोम्बिन है जो इनएक्टिव है वो थ्रोम्बिन एक्टिव बना रहे हैं, और फाइब्रिनोजन हमारा जो फर्स्ट फैक्टर था वो क्या बना रहा है, फाइब्रिन, जो फाइब्रस मटेरियल का एक नेटवर्क है। अब हमें ध्यान में कोई भी चीज बह रही है, उस बह रही चीज को हम यदि किसी चीज से रोकने की कोशिश करेंगे, कोई जाल आगे बनाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप की फॉर्मेशन है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइब्रिन है ये क्या करेगी, आपको ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रही है, ये गोल गोल स्ट्रक्चर हमारे आरबीसीज है, जो ब्लड हमारा बह रहा है। अब उसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या बनता है, एक नेटवर्क बनता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने ट्रैप सेल्स। अब सेल्स को ट्रैप करने के लिए, रोकने के लिए वहाँ पे एक नेटवर्क का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो नेटवर्क का फॉर्मेशन है वो येलोइश कलर का जो फाइबर्स है वो इसको करेंगे। तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा क्लोट बन चुका, अब ये क्लोट किस कलर का होगा, डार्क ब्राउन कलर का होगा, जिसको हम स्कम बोलते हैं या जो क्रूड बोला जाता है, तो वो इसी को बोला जाएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको क्लोट करने का काम, उससे क्या होगा, आरबीसी से वो बाहर नहीं आ पाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको 3 स्टेप ध्यान में रखने हैं कैस्केड की। अब यहाँ पे बोर्ड लेवल की मैं बात करूँ तो बोर्ड लेवल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो 13 फैक्टर वाला जो सबसे इजी क्वेश्चन है, उसके बाद में विटामिन और कैल्शियम वाला, उसके बाद में पूछा जाता है कि यहाँ पे मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो। तो मैकेनिज्म में यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन और फिर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये 3 नाम याद करके आप पूरी की पूरी मैकेनिज्म वो लिख सकते हैं, ठीक है। हेडिंग्स ये लगाई, आगे थ्योरी लिख दी, और इन हेडिंग्स में यदि थ्योरी लिखनी है तो जो मैं बोल रही हूँ उसको आप थ्योरी के रूप में लिख सकते हैं। तो आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा कि क्लोट बनने के बाद में भी उसमें येलोइश कलर का एक द्रव टाइप का, लिक्विड टाइप का निकलता रहता है, उसको बोलते हैं सीरम, ठीक है। ब्लड में से कार्बोसेल्स निकलती है तो प्लाज्मा बचती है, और प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकल जाए तो उसमें सीरम बचती है। तो इस टाइप को आपको इसको ध्यान में रखना है
तो आप इसके नोट्स है वो बना लीजिए। और ये प्रॉपर फिर उसके बाद में आपको सिर्फ 2 टॉपिक ही बचते हैं, जिसमें ब्लड ग्रुप ABO और RH जो एंटीजन है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करवा दूंगी। सो कीप वॉचिंग, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।